हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है सब्सटीट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब है बाई मोलिकुलर। यानी कि ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफिल की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा एल्किल हैलाइड, उसके ऊपर हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, किसका अटैक करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है हेलोजन को हैलाइड के रूप में यहाँ से बाहर निकाल देगा और खुद आकर के आर के साथ जुड़ जाएगा, यानी एल्किल ग्रुप के साथ खुद अटैच हो जाएगा। तो इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसने हेलोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो जब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमने लिया एल्काइल हैलाइड। तो हम जानते हैं कि एल्काइल हैलाइड के अंदर जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो पार्शियली पोलर होता है, क्योंकि जो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से हेलोजन के ऊपर तो डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है उसको, तो इसके ऊपर अटैक करके खुद जो कार्बन है उसके साथ अटैच हो जाता है। और यहाँ पर जो हेलोजन है वो लिविंग के ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है, हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो पोलर बॉन्ड है उसके ऊपर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इस कार्बन के साथ अटैच होने की कोशिश करता है। उसी टाइम क्या होता है कि अब जब ये अटैच होगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन क्या करता है, इस हेलोजन को एज ए हैलाइड बाहर निकाल देता है, यानी लिविंग ग्रुप को जो है बाहर निकाल देता है। यहाँ पर इस हेलोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और जो है अपने न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। इस SN2 रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है, इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो SN2 रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। तो अभी हमने देखा ही वो। तो सेकेंड पॉइंट पर मूव करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। जब हम SN2 रिएक्शन की काइनेटिक्स की बात करते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं या रेट लॉ की बात करते हैं, तो उनको हम किस तरीके से लिखेंगे। जब हम रेट लॉ को लिखते हैं तो वो क्या होता है, रेट ओ इक्वल टू के अगेन क्या है यहाँ पर, रेट कॉन्स्टेंट हो गया है यहाँ पर भी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो यहाँ पर हमने लिया एल्काइल हैलाइड को भी ले रहे थे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल को ले रहे थे। तो दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है SN2 रिएक्शन की जो रेट होगी वो डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर हमने एक कंसंट्रेशन टर्म के अंदर तो क्या लिख दिया, एल्किल हैलाइड को लिख दिया, और दूसरे के अंदर हमने लिख दिया न्यूक्लियोफाइल को। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है इनके ऊपर जो पावर लगी हुई है उनका सम। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर इस रिएक्शन के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं मोलिकुलरिटी के बारे में। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है, जो रेट एक्सप्रेशन है उसके अंदर कितने तरीके के कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके की कंसंट्रेशन टर्म है, एक एल्किल हैलाइड के लिए और दूसरी न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जब इसकी मोलिकुलरिटी 2 है, यानी कि एक तो एल्किल हैलाइड के लिए होगी और एक न्यूक्लियोफाइल के लिए होगी, तो यानी कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर देंगे किसके, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के भी ऊपर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन। यानी कि जब इन दोनों की कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इस SN2 रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, हेंस नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो SN2 रिएक्शन है वो एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जा रही है। तो यहाँ पर जो है किसी तरह का जो कार्बोकेटाइन है वो फॉर्म नहीं होगा, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। इस वजह से जब कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं होगा तो हम रीअरेंजमेंट की बात भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। वो किस तरीके से है, देखो यहाँ पर जो SN2 रिएक्शन है इज फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो जो है किसी ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच्ड नहीं है, किसी ऐसे ग्रुप के साथ अटैच्ड नहीं है जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, 3 या 3 से ज़्यादा है। ये जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा है, यानी कि ये
पोलर प्रोटीन केस में हम देखते थे कि जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है किसका अटैच होता था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज़्यादा हो। अब पोलर एप्रोटिक के केस में क्या हुआ, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन मतलब H+ इजीली नहीं मिलेगा हमें, यहाँ पर मतलब मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी हम जानते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, DMS होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड होता है, DMF होता है, डाई मिथाइल फ्यूरेन होता है, एसीटोन होता है, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, क्राउन वाले भी होते हैं, 15 क्राउन 5, 18 क्राउन 6, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सोलवेंट को, तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट किस तरह से यहाँ पर फेवर करता है SN2 रिएक्शन को, आइए इसको देख लेते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ से हेलोजन जो है X- की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है वो किसका सॉल्यूशन करते हैं, सिर्फ कैटायन का सॉल्यूशन करते हैं, एनायन का सॉल्यूशन नहीं करते हैं। एनायन का सॉल्यूशन नहीं करते, इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फ्री होता है अटैक करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए फ्री रहता है, और जो कार्बोकेटायन इसका सॉल्यूशन हो जाता है। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर अटैक कर देता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल का तो सॉल्वेशन नहीं हो रहा ना, तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल फ्री है, जो एनायन है वो फ्री है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। इस वजह से हम यहाँ पर किस तरीके के सॉल्वेंट को प्रीफर करते हैं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये क्या है, SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। किस तरीके से फेवर कर रहा है, ये कैटायन का सॉल्यूशन तो करता है लेकिन एनायन का सॉल्यूशन नहीं करता है। इस वजह से एनायन जो है वो फ्री होता है रिएक्ट करने के लिए, यानी कि अटैक करने के लिए यहाँ पर जो एनायन है वो फ्री है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। 3D के अंदर ये SN2 रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कार्बन को लिया, यहाँ पर इससे Cl अटैच्ड कर दिया, यहाँ पर वेज पोजीशन पर है हाइड्रोजन, डैश पोजीशन पर ड्यूटेरियम D, और इसी प्लेन पर है कौन, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो जो हम जानते हैं कि ये जो SN2 रिएक्शन है वो एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, यानी कि जो अब न्यूक्लियोफाइल है वो या तो Cl की तरफ से अटैक कर सकता है या Cl के पीछे से अटैक कर सकता है। तो जब हम OH को, यानी जो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है उसका अटैक हम Cl की तरफ से कराते हैं, तो हम जानते हैं Cl भी क्या एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और OH भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इस वजह से जो OH है वो Cl की जो पोजिशन है उसके सेम पोजिशन पर जो है अटैच या अटैक नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन होता है। इस वजह से OH जो है जिधर Cl अटैच्ड है उधर से ही अटैक नहीं करता है। तो जो OH है वो कहाँ से अटैक करेगा, अब अपोजिट पोजीशन पर अटैक करेगा, जिधर से लिविंग ग्रुप या Cl अटैच्ड है उसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन पर, यानी कि जो पोजीशन होगी वहाँ से अटैक करेगा। यानी OH जो है पीछे से अटैक करेगा, जहाँ जिधर Cl है उधर से नहीं करेगा, जिधर Cl नहीं है उधर से अटैक करेगा। तो OH जब पीछे से अटैक करता है तो यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं जब OH पीछे से अटैक करेगा तो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो टूट रहा होगा और OH का जो बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन रहा होगा। तो जब इसके ऊपर अटैक करता है तो ये जो तीनों पहले से बॉन्ड जो बने हुए हैं, R का, हाइड्रोजन का और ड्यूटेरियम का, ये क्या है एक प्लेन के अंदर आ जाते हैं। ये R का बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, ये वेज वाला जो है ड्यूटेरियम का बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर जो कार्बन का जो एक p ऑर्बिटल है, जो sp2 ऑर्बिटल है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है जिस प्लेन में ये R, H और D है। ठीक है, तो इस p ऑर्बिटल के अंदर क्या हो रहा होगा, जो क्लोरीन है वो तो इस जो p ऑर्बिटल इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होगा, और जो OH है इसी p ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा। तो जब यहाँ पर p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर जो है बॉन्ड का फॉर्म होगा, और जब इस p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो यहाँ पर जो है बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, उसके अंदर क्या हो रहा है, sp2 होने की वजह से ये R, H और D ये तीनों जो है एक ही प्लेन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो p ऑर्बिटल ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होता है, Cl तो इस बॉन्ड को जो है ब्रेक करता है, यानी p ऑर्बिटल से अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। इस वजह से यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो OH है इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको थोड़ा थोड़ा जो है इस p ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है, यानी इस p ऑर्बिटल के अंदर ही अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाता है, डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी जो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसके अंदर अगर हम देखें तो कार्बन के 3 बॉन्ड तो इसी प्लेन के अंदर है, और एक बॉन्ड टूट रहा है और एक बॉन्ड बन रहा है। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो 5 हो जाते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट। इसलिए इस ट्रांजिशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। एक किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। जब हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो Cl यहाँ से कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाएगा और OH जो है यहाँ पर कम्प्लीटली अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अगेन sp3 हो जाएगा।
पहले भी हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था। बीच में ट्रांजिशन स्टेट के दौरान जो है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो गया था। लेकिन फिर जब वापस फाइनल प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अगेन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जो हमने मॉलिक्यूल लिया था उसका क्या हो चुका है, कंप्लीट इन्वर्जन हो चुका है। इन्वर्जन हम इसको बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं जब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस हेलोजन के अपोजिट पोजीशन पर अटैच हो। यहाँ पर हेलोजन इधर आगे अटैच्ड था, तो अब OH कहाँ पर अटैच हुआ, पीछे की तरफ हुआ। तो यहाँ पर क्या है, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट ही हमें हमेशा मिलेगा। ठीक है, अब OH जो है पीछे की साइड पर अटैच हो गया कार्बन की पे, तो ये हो गया हमारा सिंगल प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनेगा, रिटेंशन नहीं बनेगा। रिटेंशन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, इसलिए ये रिटेंशन प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, इस इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन भी हम इसी इन्वर्जन को बोलते हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो ये है जिसको हमने नोट करके लिखा हुआ है, SN2 रिएक्शन कंप्लीट्स विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जैसे कि हमने SN1 रिएक्शन के अंदर देखा था कि वहाँ पर जो है 100% हमें इन्वर्जन नहीं मिलता है, वहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही हमें मिलते हैं, यानी वहाँ पर एक रेसिमिक मिक्सर हमें मिलता है। लेकिन जब हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट ही हमें मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रिटेंशन के लिए जो अटैक होना होता है वो यहाँ पर अटैक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, और वो कौन सा होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है। तो अगर हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना हो तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये वाला कंपाउंड ले लिया जो हमने यहाँ पर भी लिया था रिएक्शन के दौरान। तो इस वाले का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी मिरर इमेज बना लेंगे, यानी कि C यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बीच में मिरर हो तो ये किस तरीके से बनेगा, कार्बन हो गया, यह R इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और Cl यहाँ पर अटैक हो जाएगा, और यहाँ पर जो वेज पर हाइड्रोजन वो इधर की तरफ आ जाएगा, और डेस पर जो D है वो इधर की साइड मूव हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, जो पहले से जो न्यूक्लियोफाइल है उसको तो हटा देंगे और वहाँ पर नया न्यूक्लियोफाइल जोड़ देंगे जिसको हमने अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने OH का अटैक कराना था, तो हमने यहाँ पर OH को जोड़ दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है उसी शेप, अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल है इधर वाला, तो उसकी अगर शेप कुछ इस तरीके से थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्जन बनाने के लिए इसका मिरर इमेज ले लेंगे और इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, यानी जो इस तरीके से था वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी ट्रिक को हमने यहाँ पर थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है, टू क्रिएट इन्वर्जन प्रोडक्ट इन वेज डेस ड्रॉ मिरर इमेज। अगर हमें वेज डेस फॉर्म में अगर कुछ कंपाउंड गिवन है उनका अगर हमें जो है इन्वर्जन बनाना, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ मिरर इमेज, एक मिरर इमेज ड्रॉ कर लेंगे, और क्या करेंगे, जो हमने लिविंग ग्रुप लिया था उसको रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, जो न्यूक्लियोफाइल हमने अटैच करना है उसके साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। इन्वर्जन बना सकते हैं, अगर वेज डेस अगर हमें कंपाउंड गिवन है तो हम उसका इन्वर्जन बना सकते हैं SN2 रिएक्शन के लिए। कैसे बनाएंगे, मिरर इमेज लेंगे और जो न्यूक्लियोफाइल उसको और जो लिविंग ग्रुप उसको न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं हमें एक 3D मॉलिक्यूल गिवन है। जब हम इसका इन्वर्जन क्रिएट करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसका मिरर इमेज बना लेंगे और क्या करेंगे, जो Cl है लिविंग ग्रुप उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, OH के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे, OH लिख देंगे। यहाँ पर CH तरीके के लिए यहाँ पर आएगा, मिरर इमेज लेंगे तो H इधर था तो इधर की साइड मूव हो जाएगा थोड़ा सा, और D जो है इधर की तरफ हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और जो Cl है उसको हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, OH न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये इसका इन्वर्जन बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल है ये भी इस वाले मॉलिक्यूल का क्या है, एक मिरर इमेज है। कि हम इसको चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक बात जानते हैं कि अगर कोई कंपाउंड के अंदर, किसी 3D कंपाउंड के अंदर वेज और डेस को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, उसका मिरर इमेज बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो वेज पोजीशन पर है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो डेस पोजीशन पर है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो डी है, ड्यूटेरियम है, वो डेस पोजीशन पर है और यहाँ पर जो डी है वो वेज पोजीशन पर है। ये दोनों चेंज हो रहे हैं। ये तो वेज डेस से जो किस में हो रहा है, डेस वेज में चेंज हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन डेस वेज पे था, यहाँ पर डेस पे हो गया, और जो ड्यूटेरियम डेस पे था वो वेज पे हो गया। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इसी मॉलिक्यूल का क्या है, एक मिरर इमेज है। इसको हम जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, यानी कि RS के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं OH हो गया, तो RS के थ्रू हम किससे चेक करते हैं, प्रायोरिटी असाइन करके चेक करते हैं। तो जब हम यहाँ पर इसका RS कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, S निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ पर इसका जो कॉन्फिगरेशन है वो भी ऐसी ही है, यानी कि यहाँ पर जो दोनों प्रोडक्ट है वो क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है। ये भी एस कॉन्फ़िगरेशन वाला है, ये भी एस कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लिविंग ग्रुप है वो किस पर है, वेज पोजीशन पर है। तो जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस वेज को डेस में चेंज कर लेंगे, तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब न्यूक्लियोफाइल होगा वो डेस पर अटैच कर देंगे। और जब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वेज पर Cl है, तो हाइड्रोजन कहाँ पर होगा, डेस वाली पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो किस पर जाएगा, वेज वाली पोजीशन पर जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं डेस का वेज हमने यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर ये कि दोनों कंपाउंड क्या होंगे, दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। ठीक है, और जब हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर देते हैं Cl को हटा करके, तो ये क्या होगा, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट भी के रूप में भी काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको SR यानी कि RS कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी इसको चेक करें, तो हम कैसे चेक करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं, उसके बाद उनका मूवमेंट देख लेते हैं किस तरफ रोटेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर Cl है तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, उसके बाद ये एल्काइल ग्रुप बड़ा है तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड हो जाएगी, और ये एल्काइल ग्रुप छोटा है इसकी जो प्रायोरिटी है थर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो यानी कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो डेस पोजीशन पर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो OH है उसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, इस वाले ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो 2 हो जाएगी, और इस वाले एल्काइल ग्रुप की प्रायोरिटी 3rd हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, इस वजह से ये एस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो वेज पोजीशन पे है, तो ये एस की तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अब आर हो जाएगा। तो इसका जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, आर है, और यहाँ पर इसका जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या, एस था। तो एस, और अगर एस किस में कन्वर्ट हो रहा है, आर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट हम बोलते हैं। अब इसको किस तरीके से हम याद रखेंगे, इसको इस तरीके से याद रखना ट्रिक है कि लिविंग ग्रुप अगर वेज पर है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर होगा, डेस पर होगा, और अगर लिविंग ग्रुप जो है डेस पर है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर होगा, वेज पर होगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट अगर हमें बनाया तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये जो लिविंग ग्रुप है वो अगर वेज पर है तो जो इन्वर्जन के अंदर हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको कहाँ पर अटैच कर देंगे, डेस पर अटैच कर देंगे। तो ये भी क्या होगा, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से भी। और अगर लिविंग ग्रुप जो है वो कहाँ पर है, डेस पर होता अगर ये, तो हम उसका जब इन्वर्जन बनाएंगे तो उस वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैच कर देंगे, वेज वाली पोजीशन पर अटैच कर देंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन के ऊपर। तो अगर हमें कोई फिशर प्रोजेक्शन के रूप में कंपाउंड गिवन है तो उसका हम इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो जो फिशर प्रोजेक्शन में कंपाउंड गिवन है हम क्या करेंगे, उसका जो लिविंग ग्रुप है उसको हटा करके क्या अटैच कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देंगे, और क्या करेंगे, किन्हीं भी दो ग्रुप को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो जब उनको इंटरचेंज करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा वो क्या होगा, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा, यानी कि SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यही हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, टू क्रिएट इन्वर्जन प्रोडक्ट इन फिशर प्रोजेक्शन रिप्लेस लिविंग ग्रुप को किस साथ रिप्लेस कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेस कर देंगे, और क्या करेंगे, एक्सचेंज एनी 2 पेयर, किन्हीं भी 2 पेयर को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। इनको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और फिशर प्रोजेक्शन वाला जो मॉलिक्यूल है वो ले लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला लिविंग ग्रुप है Br। तो जब हम OH के साथ इसका अटैक कराएंगे तो क्या होगा, OH Br की जगह हम क्या लिख देंगे, OH को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 पेयर को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा, OH अब D की जगह तो OH आ जाएगा और OH की जगह पे D आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ एनी 1 पेयर, तो हम इस वाले कार्बन के लिए हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो SN2 रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो इस वाले कार्बन पे परफॉर्म हो रही है, तो हम इसको छेड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर हम इसको छेड़ेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा प्रोडक्ट। तो जब हम इन्वर्जन की बात करते हैं तो वो जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं किन्हीं भी 2 ग्रुप का, यानी कि एक पेयर का, तो वो जिस कार्बन के ऊपर हम SN2 रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी कार्बन से अटैच होने चाहिए। या तो हम D और CH3 का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं, इसकी जगह पर D को रिप्लेस कर देंगे और D की जगह CH3 को रिप्लेस कर देंगे, या फिर CH3 और OH को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, या D और OH को हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम इस वाले कार्बन की बात भी नहीं करेंगे जिसके ऊपर हमें SN2 रिएक्शन परफॉर्म भी नहीं करनी, हम उसी कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पर जिसके ऊपर हम SN2 रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम D और OH को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यानी कि D की जगह पर OH और OH की जगह पर D करेंगे, तो ये क्या होगा, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है ये SN2 रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है।
यहाँ तक की बात क्लियर है। ये पूरा पॉइंट याद रहेगा कि जो कार्बन, जिस कार्बन पर हम SN2 रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बस उसी कार्बन से जो अटैच्ड जो ग्रुप है उनको हम एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और जो कार्बन होगा वहाँ पर हम देखेंगे भी नहीं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की जो है रिएक्टिविटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने CH3X लिया, यहाँ पर CH3CH2X लिया, यहाँ पर CH3CH3 और यहाँ पर X है, यहाँ पर CH3CX है और ऊपर नीचे दोनों तरफ भी क्या है, CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो जब हम इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जो कार्बन जो है हेलोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर रिपल्सन फील करता है, यहाँ पर ये भी बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये भी बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो रिपल्सन भी फील करता है। और क्या करता है, जब हम यहाँ पर ये कार्बन है, ये जो बल्कि ग्रुप है यार, और जो प्लस आई वाले ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। ये भी कि इसकी कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और ये CH3 ग्रुप है, ये भी इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये भी प्लस साइज शो करता है। इस वजह से जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से इंक्रीज हो गई है इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर जब अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और एक और भी इसका रीजन क्या हो जाएगा, 3 बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रीजन की वजह से, कौन कौन से, एक तो ये इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर रिपल्सन फील होगा न्यूक्लियोफाइल को, इसलिए वजह से ये यहाँ पर ये जो है अटैक नहीं करेगा। और दूसरा जो रीजन आता है वो आता है स्टेरिक हिंड्रेंस से, यानी कि जब क्राउडिंग यहाँ पर ज़्यादा है तो इसलिए इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, इसको अप्रोच करने में काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 2 प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को अगेन यहाँ पर भी दिक्कत होनी है, रिपल्सन फील होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ये भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इस वाले कार्बन पर। इसी तरह यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब हम SN2 रिएक्शन की बात करेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी। जब हम इस वाले कंपाउंड के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है वो SN2 रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक ही नहीं कर पाता है। तो ये जो कंपाउंड है ये SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। नो SN2 रिएक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये बात क्लियर होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर हेलोजन अटैच कर दिया, ये भी 1 डिग्री कंपाउंड है। यहाँ पर जो हेलोजन है वो भी 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। यहाँ पर जो हेलोजन अटैच्ड है वो CH2 से अटैच्ड है, यानी ये भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। तो जब हम सेम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तब वहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें SN2 रिएक्शन के लिए, तब क्या होगा, तब अगेन हम क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस को देख लेंगे। यहाँ पर जो CH2 ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ 2 बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये जो 2 बल्कि ग्रुप है इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे इस कार्बन पर, यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये जो कार्बन अटैच्ड है तो यहाँ पर भी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा इस कार्बन के ऊपर जो हेलोजन का अटैच्ड है। इसे जो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो वो क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है, वो क्या, यहाँ पर जो है क्राउडिंग है ज़्यादा, इस वजह से वो स्टेरिक हिंड्रेंस का भी उसको जो है दिक्कत होगी, वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा फील करेगा। तो 2 रीजन यहाँ पर भी अगेन हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, रिपल्सन फील करेगा। दूसरा हो जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू दिस कार्बन। यहाँ पर तो क्या है, ज़्यादा ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे कम होगी। तो न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्शन होगी SN2 रिएक्शन के लिए वो यहाँ पर इजीली हो जाएगी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी, और यहाँ पर उसके बाद इसकी, और उसके बाद इसकी, सबसे कम इसकी है। जब हम इस कंपाउंड के लिए देखते हैं, ये कंपाउंड कौन सा है, नियोपेंटाइल हैलाइड है। तो ये जो नियोपेंटाइल हैलाइड है, यहाँ पर ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं प्लस आई वाले ग्रुप, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो इस यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। इससे जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर रिपल्सन फील करता है और उस वजह से यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता। तो जो नियोपेंटाइल हैलाइड है वो भी क्या करता है, कोई SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है।
तो इन दोनों कंपाउंड को आप आगे भी याद रखना कि या तो 3 डिग्री एल्केलाइड वाला कंपाउंड और एक नियोपेंटाइल हैलाइड, ये जो दोनों कंपाउंड है ये SN2 रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इसके 2 रीजन है। 2 रीजन कौन कौन सा है? एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, क्योंकि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इससे न्यूक्लियोफाइल रिपल्सन फील करता है, इधर नहीं आ पाता, अटैक नहीं कर पाता। दूसरा हो जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, स्टेरिक क्राउडिंग का, क्योंकि जो 3D के अंदर जो क्राउडिंग है वो ज़्यादा है, बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर अटैक करना ईजी नहीं होता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, वो क्या है? एलिल एंड बेंजिल हेलाइड सोज SN2 रिएक्शन इन गुड अमाउंट। जो एलिल हेलाइड होता है और जो बेंजिल हेलाइड होता है ये अच्छे अमाउंट में SN2 रिएक्शन शो करते हैं। देखो यहाँ पर जो बेंजिल हेलाइड है वहाँ पर जो कार्बन अटैच्ड है हेलोजन के साथ वो 1 डिग्री वाला है, यहाँ पर जो कार्बन अटैच्ड है वो भी 1 डिग्री वाला है। तो 1 डिग्री वाला जो हेलाइड होते हैं वो इजीली SN2 रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंपाउंड ले लिए हैं। CH3C डबल बॉन्ड O CH2X, बेंजीन के साथ CH2 जुड़ा है और वहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, फिर यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। और एक और कंपाउंड हम ले रहे हैं बाद में कि CH3C और यहाँ पर हो गया हेलोजन। तो जब हम इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हेलोजन है इस कार्बन से अटैच्ड है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये वाला एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर ये वाला एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पर अटैक करेगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड ये वाली जो सिस्टम है, ये वाला जो साइट है, ये क्या है? डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। तो एल्कीन क्या होता है? -I शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप है जो CH2 के साथ अटैच्ड है, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, तो ये ज़्यादा -I शो करेगा। यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है ये ज़्यादा -I शो करेगा, क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड O है ना, तो ये -M भी शो करता है, तो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी यानी कि जहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, डेल पॉजिटिव, वो ज़्यादा बनेगा। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल ईजिली यहाँ पर अटैक कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्शन भी ज़्यादा फील होगा, इस वजह से ईजिली अटैक कर पाएगा। यहाँ पर -I की थ्रू टेल पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? -M के थ्रू भी -I शो हो रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं यहाँ से -I के थ्रू। हम जानते हैं -I ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है कंपेरेटिवली -I, ठीक है। तो यहाँ पर कम रिएक्शन होगी SN2 की। यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इससे थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन क्या होगा? कम होगा रिएक्टिविटी। अगर इनसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड वाला -I लग रहा है, यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड वाला -I लग रहा है। यहाँ पर -I लेस है, यहाँ पर -I ज़्यादा है। जब हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो +I वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन में बढ़ाएगा, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी होगी वो सबसे कम हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज़्यादा इसका, फिर ये कंपाउंड, लास्ट में ये वाला कंपाउंड। नेक्स्ट हम वो करते हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं करते हैं, जहाँ पर SN2 रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है। जैसे विनाइल हैलाइड है, या जो है SN2 रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो विनाइल हैलाइड के अंदर जो हेलोजन है वो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, और डबल बॉन्ड के अंदर हम जानते हैं पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पर पहले से ही क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक क्राउड है, इलेक्ट्रॉन क्राउड पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन का क्राउड है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। ये sp2 वाला कार्बन है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वैसे भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्राउड ज़्यादा होगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करने को आता है तो वो क्या करता है? रिपल्सन फील करता है, इस वजह से यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता। 3 डिग्री एल्केलाइड का केस हम जानते हैं कि यहाँ पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ बल्कि ग्रुप होता है, और ये जो बल्कि ग्रुप है +I वाले ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता। 3 डिग्री कार्बोकैटायन केस में क्या होता है? यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है। इसी तरह जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन है वहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, अगेंस्ट डबल बॉन्ड वाला रीजन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्राउड ज़्यादा होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल रिपल्सन फील करेगा, इसलिए ये भी यहाँ पर अटैक नहीं करता है। इस तरह नियोपेंटाइल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, तो ये भी यहाँ पर अटैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी अटैक नहीं करता है। तो इन सभी कंपाउंड को आप याद रखना कि ये जो कंपाउंड है वो SN2 रिएक्शन को
फॉलो नहीं करते, यानी यहाँ पे SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। SN1 और SN2 रिएक्शन जो है, अगर sp2 वाला कार्बन है तो वहाँ पर ना तो SN1 रिएक्शन फॉलो होगी ना SN2 रिएक्शन फॉलो होती है। लास्ट हम कुछ एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन, जहाँ से आपको पूरी SN2 रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हमने लिया CH3Cl, यहाँ पर हमने लिया CH3CH2Cl, यहाँ पर हम ले रहे हैं CH3CH3 और यहाँ पर अटैच्ड है Cl और यहाँ पर इस कार्बन साइड के साथ अटैच्ड है Cl। तो ये हो गया 3 डिग्री वाला, तो यहाँ पर सबसे कम होगी, D सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पर जो है CH3 अटैच्ड है, कोई ना तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है ना ही स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, तो सबसे ईजी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा इसके लिए हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। फिर इसके लिए ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, ये भी यहाँ पर ये 2 डिग्री वाला कार्बन है, तो इसके लिए और कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे ये जो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर प्लस आई के थ्रू, वो क्राउडिंग भी बढ़ रही है। यहाँ पर 3 डिग्री वाला है, तो यहाँ पर तो परफॉर्म होती नहीं है SN2 रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा A में इजीली हो जाएगी SN2 रिएक्शन, फिर B में, फिर C में, और लास्ट में D में। नेक्स्ट मूव करते हैं इस वाले एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पर है CH3CH2Cl, यहाँ पर हमने लिया CH3CH2CH2Cl, एक CH2 इंक्रीज कर दिया, एक CH2 इंक्रीज कर दिया। यहाँ हमने लिखा CH3CH3 और यहाँ पर लिया CH2Cl, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री और लास्ट वाला भी हमने 1 डिग्री लगा ले लिया। अगर हम इनके लिए SN2 रिएक्शन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ईजी है SN2 का रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर लेगा, ना तो क्राउडिंग है ना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इस कार्बन के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन A के लिए आ जाएगी। उसके बाद ये जो कार्बन है, अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बढ़ गए हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक एज कम्पेरेटिवली दिस कार्बन कम होगा, क्योंकि यहाँ से कम, यहाँ के कंपेयर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से इसके लिए जो SN2 रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कम हो जाएगी। तो A, उसके बाद आ जाएगा B। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और बल्क की ग्रुप जुड़ गया है, प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अटैक कम हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाएगा C। और लास्ट हम देख रहे हैं नियोपेंटल के लिए, तो यहाँ पर तो क्या होता है, SN2 रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इस वाले कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर जो है SN2 रिएक्शन बहुत कम होती है, यानी कि होती ही नहीं है। तो ये सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड और एलिल हैलाइड के लिए, और यहाँ पर एक और हमने ले लिया एल्किल हैलाइड। तो अगर हम इन तीनों में, इन चारों में अगर डिस्कस करें किसके कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से SN2 रिएक्शन होगी, तो हम देख सकते हैं एलिल हैलाइड हो गया और बेंजिल हैलाइड हो गया। तो यहाँ पर जो ग्रुप है यह तो ज़्यादा माइनस आई शो करेगा, बेंजीन की जो रिंग है यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है, तो ये थोड़ा कम माइनस आई शो करेगा। तो यहाँ पर जो डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सबसे ज़्यादा तो कहाँ किसकी वजह से आएगा, बेंजीन की वजह से आएगा। तो सबसे ज़्यादा ईजी जो SN2 रिएक्शन होगी या ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर SN2 रिएक्शन परफॉर्म होगी वो कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर इन चारों में हम देखें, सबसे पहले हमने लिख दिया B को, उसके बाद यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस आई होगा, तो B के बाद कौन आ जाएगा, A आ जाएगा, यहाँ पर ही पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो बेंजीन है, तो हम जानते हैं कि जो भी sp2 है तो ये कौन सा कार्बन हो गया, sp2 कार्बन हो गया। तो जो sp2 कार्बन होता है वो ना तो SN1 रिएक्शन शो करता है, ठीक है, और ना ही SN2 रिएक्शन शो करता है। ठीक है, क्योंकि जो C प्लस यहाँ पे बनेगा वो काफ़ी हाईली अनस्टेबल होगा, इस वजह से C प्लस बनता ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम जानते हैं ब्रिजेड पोजिशन पर कार्बोकेटायन नहीं बनता है, पॉजिटिव नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो एल्किल हैलाइड हो गया, इस वाले कारण की हम बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये एल्काइल ग्रुप बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक और कम हो जाएगा, लेकिन 1 डिग्री है तो वो अटैक तो होगा, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में कम होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा D, और लास्ट में सबसे कम किसके लिए हो जाएगा, C के लिए, क्योंकि sp2 कार्बन जो है ना तो SN1 रिएक्शन शो करता है ना ही SN2 रिएक्शन शो करता है। ठीक है, लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने लिया CH3C+O CH2Cl, हमने लिया बेंजिल हैलाइड ले लिया, यहाँ हमने लिया 1 डिग्री हैलाइड, यहाँ पर ले लिया हमने विनाइल हैलाइड। जब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसके लिए हो जाएगा, अगेन बेंजिलिक वाले कार्बन के लिए हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, बेंजिल वाला जो बेंजीन है यहाँ पर किसके लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगी, बेंजिल वाले के लिए हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस है सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। जब हम इन चारों में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो C डबल बॉन्ड O का माइनस है वो सबसे ज़्यादा होता है।
ठीक है, इन तीनों के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर तो ये तो अल्काइल ग्रुप हो गया, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है। सबसे ज़्यादा माइनस आई ये शो करेगा, क्योंकि माइनस एम भी शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ करेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो कैपेसिटी होगी वो इसकी ग्रुप की ज़्यादा होती है, CO वाले ग्रुप की, तो ये तो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर क्योंकि डेल जो चार्ज बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इजीली अटैक कर लेगा इस वाले कार्बन के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन SN2 होगी वो इसके लिए हो जाएगी। उसके बाद बेंजील के लिए हो जाएगी, या भाई हमने देखा ही है। उसके बाद विनाइल के लिए हो जाएगी, तो यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर माइनस आई ज़्यादा होगा, यहाँ पर माइनस आई लेस होगा, यहाँ पे भी ज़्यादा होगा माइनस आई। और ये क्या है, प्लस आई वाला ग्रुप है, तो ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो सबसे कम जहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी वो यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम होगा। क्लियर है बात। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है SN2 रिएक्शन को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए SN2 रिएक्शन के लिए, आप उनका एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको SN2 रिएक्शन के लिए किसी भी तरह कोई डाउट नहीं रहेगा। SN2 रिएक्शन के अंदर जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते थे वो सब हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए, तो आप उनका एक बार और रिविजन कीजिए, और उसके बाद आपको SN2 रिएक्शन के लिए किसी तरह कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू।